नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं शुभम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जो आपके करंट अफेयर की ये सीरीज हमने शुरू की है उसी के कंटिन्यूएशन में आज आपको 14 नवंबर 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। इससे पहले आप यदि अभ्युदय आईएएस के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप बिल्कुल आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज आपको समय पर मिलते रहे। चलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे बिल्कुल भी आपका, और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए, हाल ही में किस राज्य में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं आपके स्क्रीन पर। ए झारखंड, बी हरियाणा, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो ऐसा कौन सा राज्य भैया जिसमें आपके जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसको बढ़ा करके 14% से और सीधे कितना कर दिया, डायरेक्ट 27% कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दीजिए, सोचिए आप। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओबीसी के रिजर्वेशन की। देखो, ओबीसी के रिजर्वेशन की यदि आप बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके 1990 में एक कमेटी आई थी जिसका नाम आपको हमेशा याद रखना है। उस कमेटी का नाम है बीपी मंडल कमेटी। बीपी मंडल कमेटी की बीपी मंडल आयोग की जो रिकमेंडेशंस थी, सिफारिशें थी, उन सिफारिशों के आधार पर ही भारत में अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके लिए आरक्षण की, रिजर्वेशन की व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, और इसके अंदर कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की गई थी? 27% मैक्सिमम आरक्षण आपके दिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पर कि वो इस 27% में से कितना प्रतिशत आरक्षण देना चाहती है और कितना नहीं। ठीक है, ये बेसिक बात है आपके ओबीसी के आरक्षण की। अभी क्या हुआ है, झारखंड की सरकार ने क्या किया है कि जो रिजर्वेशन पहले ओबीसी के लिए आपके 14% होता था उसे बढ़ा करके कितना कर दिया है, 27% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड। लेकिन देखिए झारखंड ने क्या किया है, झारखंड में जो पहले एससी आरक्षण था 10%, उसको बढ़ाकर इन्होंने कर दिया 12%। एसटी आरक्षण जो था वो पहले था आपके 26%, उसको बढ़ा करके इन्होंने कर दिया 28%। ठीक है, और इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो 14% से बढ़ा करके आपके कितना कर दिया, 27%। यदि आप इसको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसके अलावा आप ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जोड़ लीजिए, वो कितना है आपके 10% आरक्षण है। तो ये सारे जो रिजर्वेशन हैं इनको जोड़ करके 77% जो सीटें हैं उनको रिजर्व करने का काम किसने कर दिया है, झारखंड ने कर दिया है। तो ये वर्तमान में जो चीज चल रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके कौन सा राज्य है, झारखंड। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसजेंडर्स को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? भाई, ट्रांसजेंडर्स को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? आपके ऑप्शन है ए जेएनयू जोधपुर, बी जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, सी एमएनआईटी और डी आपके है आईआईएम उदयपुर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास कीजिए यहां से। चलिए सबसे पहले आप ये बताने की कोशिश करिए कि ट्रांसजेंडर बेसिकली कौन होते हैं। आप सभी ने बहुत बार नाम सुना होगा ट्रांसजेंडर्स का। तो ये ट्रांसजेंडर बेसिकली होते क्या है? देखिए, चलिए एक बार बात कर लेते हैं, फिर आपको मैं आंसर भी बता दूंगा। देखिए, ट्रांसजेंडर्स की यदि आप बात करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी में बात करें तो इन्हें कहा जाता है परलैंगिक व्यक्ति। और ये इनका चिन्ह है जो आप देख सकते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स यूज करते हैं। ठीक है, देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंडिया में ट्रांसजेंडर्स को कैसे परिभाषित किया गया है। तो परिभाषित करने वाली जो हमारी सबसे बड़ी संस्था है वो है आपके सुप्रीम कोर्ट। तो भारत की जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसने 15 अप्रैल 2014 को ट्रांसजेंडर्स के रूप में जो थर्ड जेंडर है वो घोषित कर दिया था। तो हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसजेंडर्स को एज ए थर्ड जेंडर कब मान्यता दी गई? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा 15 अप्रैल 2014 को ये घोषणा की गई और परलैंगिक व्यक्ति माना गया।
ठीक है, देखो बेसिकली ट्रांसजेंडर क्या होते हैं मैं आपको बहुत ब्रीफली समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि जन्म के समय किसी बच्चे को आपने स्त्रीलिंग माना, क्या माना, जन्म के समय आपने किसी बच्चे को स्त्रीलिंग माना, और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया और उसकी जो शारीरिक बनावट को देख करके, उसकी जो शारीरिक बनावट है उसको किसके रूप में देखा जाने लगा, मेल के रूप में देखा जाने लगा। मतलब जन्म के समय वो फीमेल की तरह था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ शारीरिक बनावट किसकी तरह होने लग गई, मेल की तरह उसके होने लग गई, उसे क्या कहा जाने लगा, ट्रांस मैन। सेम इसी तरह से मान लीजिए जन्म के समय उसके अंदर मेल के लक्षण थे और बाद में उसके अंदर किसके लक्षण प्रकट हो गए शारीरिक बनावट की वजह से, फीमेल के, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसजेंडर। ठीक है, ट्रांसजेंडर का मतलब ट्रांस मेल या फिर ट्रांस फीमेल। तो आपको यहां से समझ में आ गई होगी बेसिकली ट्रांसजेंडर किसे कहा जाता है और भारत में किस तरह से ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा देश में दूसरी यूनिवर्सिटी बनी है जिसने ट्रांसजेंडर्स को प्रवेश देने की बात कही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखो कल के सेशन में भी आया था और आज के सेशन में भी फिर से आया है। 32वां बिहारी पुरस्कार के बारे में आपको एकदम परफेक्टली सही कथन बताना है। चलिए ऑप्शन से है, 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें पचरंग चोला पहल रही सखी, ये उनकी रचना है, उसके लिए दिया गया है, बी ऑप्शन। नंबर सी, यह वर्ष 2022 का पुरस्कार है, और डी, ये सभी। ठीक है, कल के सेशन में भी आपने देखा होगा, मैंने आपको पूरा बताया था कि बिहारी पुरस्कार किस तरह दिया जाता है और कौन देता है। देखिए कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन फुल फॉर्म इसकी है कृष्ण कुमार बिरला फाउंडेशन के द्वारा आपके बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहारी पुरस्कार क्यों देते हैं, कब देते हैं, पहली बात एनुअल होता है। एनुअल मतलब हर साल दिया जाता है। कौन कौन सी भाषा में, हिंदी या राजस्थानी भाषा में प्रकाशित कृति के लिए आपके दिया जाता है। देखिए पुरस्कार के बारे में हमने बात की थी, कब से शुरू हुआ था, 1991 से शुरू हुआ। राशि दी जाती है 2.5 लाख रुपए। पहला पुरस्कार किसको दिया था, जय सिंह नीरज जी को दिया था। मैंने कल के सेशन में भी बताया था, उनका संकलन, उनकी रचना आपको ध्यान होना चाहिए। उस रचना का नाम है धनी का आदमी। कभी पूछ ले तो ध्यान रखेंगे। किसे दिया जाता है, मैंने बताया हर साल देते हैं। और पिछले 10 वर्षों में जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है आपके हिंदी भाषा या राजस्थानी भाषा की कृति के लिए, और ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान से ही उनका बोनीफाइड है, राजस्थान से ताल्लुक लगते हैं, ऐसे लेखकों को आपके क्या दिया जाता है, बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन में बात की गई है 32वें बिहारी पुरस्कार की, तो कब इसको घोषणा की गई, 29 सितंबर 2022 को। किसने की, के बिरला फाउंडेशन। और किसको दिया जाएगा, डॉक्टर माधव हाडा जी को। उनकी आलोचना कृति, देखो किस तरह की कृति है, आलोचना वाली कृति है, पचरंग चोला पहर सखी के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। और यह पुस्तक इनकी कब प्रकाशित हुई थी, 2015 में यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो यहां पर आपके नीरज जी को यहां पर आपके ये सम्मान दिया जा रहा है बिहारी पुरस्कार का माधव जी को। और उनके साथ में मैडम है, उनका नाम क्या है, मधु काकरिया जी। ये आपके मैडम है मधु काकरिया जी। इनको कौन सा दिया गया है, 31वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया, 31वां बिहारी पुरस्कार आपको दिया गया मधु काकरिया जी को। और 32वां बिहारी पुरस्कार आपके दिया गया है श्री डॉक्टर माधव हाडा जी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए फिर से बता देते हैं, के बिरला फाउंडेशन बिहारी पुरस्कार प्रोफेसर माधव हाडा, और ये माधव हाडा जी, इनकी रचना है पचरंग चोला पहर सखीरी। ठीक है, और इसके अलावा मैंने कल भी बात की थी कि 31वां बिहारी पुरस्कार कोई पूछ ले, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो डॉक्टर मधु काकरिया जी हैं, इन्हें दिया गया है। इनका उपन्यास है जिसका नाम क्या है, हम यहाँ थे। ये रचना आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी रचना के लिए 2021 का बिहारी पुरस्कार मधु काकरिया जी को दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हम यहाँ थे। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा वो है आपके के बिरला फाउंडेशन के बारे में। मैंने कल के सेशन में भी बात बताई थी, के बिरला फाउंडेशन कौन कौन से सम्मान देता है। एक तो है आपका बिहारी पुरस्कार, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जिसका नाम क्या है, व्यास सम्मान।
देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान जो पुरस्कार है राजस्थान के अंदर दिया जाता है, तो ये पहली बात किस भाषा में दिया जाता है, ब्रीफली बता दूं, हिंदी भाषा के अंदर, और वही 10 वर्ष तक जिन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया उनको ये दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है, 4 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि होती है। पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो पहला व्यास सम्मान आपके दिया गया था रामविलास शर्मा जी को। और किसके लिए दिया गया था, उनकी कृति थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए दी गई थी सबसे पहले व्यास सम्मान। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्स में जरूर पूछी जाएंगी, याद रखना है। और अभी रिसेंटली 31वां जो व्यास सम्मान दिया गया है वो किसे दिया गया, यहां से वो भी बता देता हूं आपको। असगर वजाहत नाम से लेखक हैं, इनको दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है, इनका एक नाटक है, उस नाटक का नाम क्या था, महाबली नाटक के लिए इनको यह दिया गया है। ठीक है, 2 सम्मान की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो यहां पर अब मैं बात कर लेता हूं कि केके फाउंडेशन के द्वारा और कौन सा आपके पुरस्कार दिया जाता है केके फाउंडेशन के द्वारा। चलिए तो उसकी चर्चा भी यहां पर फटाफट कर लेते हैं। तीसरा जो आपके पुरस्कार है जो कि दिया जा रहा है केके फाउंडेशन के द्वारा, उसका नाम है सरस्वती सम्मान। क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है आपके सरस्वती सम्मान। कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि सरस्वती सम्मान कौन सी संस्था देती है, तो आपको पता होना चाहिए केके बिरला फाउंडेशन देती है। देखो यहां पर एक छोटी सी बात है कि किसी भी भाषा के अंदर लिखे, देखो वहां पर बात की गई थी हिंदी की और राजस्थानी की, लेकिन यहां पर किसी भी भाषा के अंदर 10 वर्षों में यदि किसी ने उत्कृष्ट कार्य किया है तो ये पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। इसके लिए पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, 15 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो 1999 में सबसे पहला सरस्वती सम्मान आपको दिया गया था अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, जिनका नाम क्या है, हरिवंश राय बच्चन। क्यों दिया गया था भाई इनको, क्योंकि इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी, 4 खंडों में आत्मकथा लिखी थी, जिसमें प्रमुख खंड क्या था, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, तो किसे दिया गया था सबसे पहला, हरिवंश राय बच्चन जी को सबसे पहले दिया गया था। और बात करते हैं लेटेस्ट किसे दिया गया था, 31वां आपके राम दर्श मिश्रा जी हैं, जिनको आपके 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। और इनकी किस लिए दिया गया, इनका एक कविता संग्रह है जिसका नाम क्या है, मैं तो यहां हूं। ये देखिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली चीजें, इनको बहुत अच्छे से आप ध्यान करिएगा। तो ये इस तरह से हमने केके बिरला फाउंडेशन के पुरस्कार भी देख लिए, बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान। इसके अलावा हमने बात कर ली 32वां बिहारी पुरस्कार किन्हें दिया गया है, 31वां किन्हें दिया गया है और क्यों दिया गया है, आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि हाल ही में किसने आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया है। देखिए ये टर्म आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है डॉक्टर नेहा गुप्ता, डॉक्टर नेहा शर्मा, डॉक्टर सुनीता शर्मा और डॉक्टर सुनीता गुप्ता। इस क्वेश्चन का आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखो बात कर लेते हैं थोड़ी सी आयरन मैन ट्रायथलॉन की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो ये एक आपके प्रतियोगिता हो रही है, बेसिकली एक प्रतियोगिता है जिसे कौन कराता है, वर्ल्ड ट्रायथलॉन कोऑपरेशन। देखो यहां पर जो ये वर्ड है ना ट्रायथलॉन, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, मतलब 3। क्या 3, देखो ये इस प्रकार की प्रतियोगिता है जिसमें 3 इवेंट एक साथ करने पड़ते हैं। मैं बताता हूं आपको। पहला इवेंट है तैरना, और तैरना भी कितना, 2.4 मील तैरना पड़ेगा। 1 मील में मैं बता दूं आपको, 1 मील के अंदर आपके बेसिकली 1.60 किलोमीटर होते हैं। तो ये लगभग जाएगा आपके 3.9 किलोमीटर के आसपास। तो पहली एक्टिविटी होगी तैरना। दूसरी एक्टिविटी क्या होती है, साइकिलिंग। तो इसके अंदर आपको क्या किया जाता है, 112 मील साइकिलिंग करनी होती है, जो लगभग 180 किलोमीटर के आसपास जाएगी। और तीसरा जो इवेंट होता है वो होती है आपकी मैराथन दौड़। क्या होती है, मैराथन दौड़ होती है, जो कि आपकी 26.22 मील होगी और लगभग 42 किलोमीटर के आसपास ये होगी। इसका मतलब आपको लगभग टोटल
140 मील कि ये एक्टिविटीज करनी होंगी और उसमें 226 किलोमीटर का ये सारी एक्टिविटी करनी पड़ेंगी। तो इसे बोला जाता है द मोस्ट डिफिकल्ट वनडे स्पोर्ट्स कहा जाता है किसी को, ट्राइथेलॉन को। तो आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि यहाँ पर इस आयरनमैन ट्राइथेलॉन को पूरे करने वाली कौन बन गई हैं, आपके डॉक्टर नेहा गुप्ता। डॉक्टर नेहा गुप्ता ने आपके इस आयरनमैन ट्राइथेलॉन को यहाँ से कंप्लीट किया है। ठीक है, चलिए तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में, ये थोड़ा सा मूव कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, हाल ही में चर्चा में रहे ताशी गंग का कारण है। देखो, एक जगह का नाम चर्चा में है, उसका नाम क्या है, ताशी गंग। क्या है ऑप्शंस में, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 0% मतदान करने वाला केंद्र, हाल ही में कहीं प्राकृतिक आपदा आई है। तो मैं आपको बता देता हूं, ताशी गंग का आप नाम याद रखिए। ताशी गंग आपके दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। ठीक है, क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र आपके कहां पर है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इज ताशी गंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? ऑप्शन ए बड़ोदरा, बी वाराणसी, सी वल्लौर और डी है आपके विशाखापट्टनम। चलिए, तो आप इस समिट को तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ ही पाएंगे कि ये समिट कहां पर हो रहा है, क्योंकि आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक तरफ पीएम मोदी है, दूसरी तरफ कौन है, सीएम योगी। तो आप यहां देख सकते हैं पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022, और इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, इसका आयोजन हो रहा है वाराणसी इज द राइट आंसर। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं पीएम गति शक्ति जो आपकी योजना चलाई जा रही है, उस योजना के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो, मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं करंट के साथ में आपके जो कुछ कंसेप्ट हैं और जो बैकग्राउंड की चीजें हैं उनको भी थोड़ा सा लेके चलूं, जिससे आपको चीजों को एक साथ एक्यूमुलेट करने में आसानी हो जाएगी। देखो, पीएम गति शक्ति मल्टी योजना की यदि बात करते हैं तो 2019 में ये योजना शुरू हुई थी। ठीक है, इसका बेसिकली एम क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म किए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने की यहां पर बात की गई। अब उसमें बात की गई कि देखो, अलग अलग अपने क्या होते हैं, डिफरेंट आपके मंत्रालय होते हैं, उनकी अलग अलग योजनाएं चल रही होती हैं, उनके क्या चलते होते हैं, डिफरेंट उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इन्होंने बोला कि इनको क्या करो, एक साथ कर दो। तो यहां पर सरकार ने क्या है, 16 मंत्रालय और उनकी जो योजनाएं हैं उनको एक साथ लेकर और गति के साथ आगे बढ़ने के लिए आपके पीएम गति शक्ति योजना चालू की। उसमें मल्टी मॉडल जो जलमार्ग को और बेटर बनाने के लिए आपका शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है, ये शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है आपके वाराणसी में। 100 लाख करोड़ रुपए की ये पूरी पीएम गति शक्ति योजना है। ठीक है, चलिए आप याद रखेंगे, वाराणसी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए। हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट अवार्ड किसने जीता है? अभी एक इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट अवार्ड दिया गया, किसने जीता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी इज हरियाणा। चलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। एग्री बिजनेस क्या होता है? चलो आप एक काम करो, एग्री बिजनेस को आप दो भागों में तोड़ दीजिए, एग्री प्लस बिजनेस। ठीक है, अब ये एग्री का मतलब क्या है? आप सभी जानते हैं कि यहां पर एग्री का मतलब है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर आप जानते हैं खेती बाड़ी, और उसको यदि बिजनेस की तरह यूज लिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? एग्री बिजनेस। ठीक है, चलिए देखो, एग्री बिजनेस की यदि हम बात करें तो उसमें कई चीजों के ऊपर बात होती है। वो किससे रिलेटेड हो सकता है? आपके फार्मिंग मतलब कृषि से रिलेटेड चीजें। और मैं एग्जांपल दूं तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने कोई कंपनी की बात करी, कोई कंपनी है जो क्या बनाती है, आपके उर्वरक बनाती है, फर्टिलाइजर्स बनाती है, तो वो क्या कर रही है? कृषि के क्षेत्र में बिजनेस कर रही है। इसके अलावा वो यदि पेस्टिसाइड्स बना रही है, पेस्टिसाइड बना रही है, तो भी वो बिजनेस कर रही है। ठीक है, कीटाणु नाशी आप सभी बोल सकते हैं। इसके अलावा फार्मिंग के कोई इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं तो वो किसके द्वारा? उसे बोला जाता है एग्री बिजनेस। तो इसके टाइप्स क्या होते हैं? फॉर्म इक्विपमेंट मतलब कृषि के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाना, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर सप्लाईज, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, और सीड सप्लाई मतलब बीज सप्लाई करना। तो आप एग्री बिजनेस के बारे में समझ चुके हैं। तो एग्री बिजनेस में बढ़िया काम करने के लिए आपके किस राज्य को पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके हो जाएगा डी, हरियाणा। हरियाणा को एग्री बिजनेस में यहां पर देखिए, हरियाणा को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 आपके दिया गया है। किसको?
हरियाणा को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? ए नोवाक जोकोविच, बी हॉलगर रूने, सी रोजर फेडरर और डी राफेल नडाल। चलिए तो आप सभी जानते हैं टेनिस के खेल को, तो आप सभी जानते हैं। और 2022 का जो पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स अभी अभी जस्ट हुआ है वो किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका होलगर रूने को ये पुरस्कार आपके दिया गया है। देखिए आप सभी जानते हैं टेनिस का ये गेम है जिसके अंदर यहां से रैकेट के द्वारा टेनिस की बॉल को इधर दिया जाता है, और आप सबने टेनिस का खेल देखा होगा। ये है होलगर रूने, जिनको ये देखो कहां से संबंध है इनका संबंध है डेनमार्क से। अच्छा रैंक की बात करें तो अभी इनकी रैंक है 10वीं, और फिर भी इन्होंने देखिए ये टूर्नामेंट जीत लिया है। अच्छा टेनिस के बारे में मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, इसमें जब भी रैंक की बात होती है तो एक टर्म आपने सुनी होगी कि इनकी एटीपी रैंकिंग इतनी है। तो आपने कभी सोचा ये एटीपी क्यों बोलता है? देखिए तो इस एटीपी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो ये एक संस्था है एटीपी, और उसके द्वारा क्या की जाती है? रैंकिंग दी जाती है, इसलिए क्या कहा जाता है? एटीपी रैंकिंग। तो पेरिस मास्टर्स जीतने वाले हैं होलगर रूने। अगला सवाल है सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? देखो ये बहुत बेसिक से सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये कप का संबंध किससे है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो भाई क्रिकेट से। लेकिन सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, और ऑप्शन डी है आपके सामने टेनिस। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार का हॉकी से संबंधित खेल है। ये आपके सुल्तान है अजलान शाह, आपको नाम से लग रहा होगा कि सुल्तान इनके सामने लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं मलेशिया एज ए कंट्री आप जानते हैं, मलेशिया के 9वें ये शासक थे। क्या थे? मलेशिया के 9वें शासक थे ये। ठीक है, जिनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम आपके दिया गया है। इस पुरस्कार नहीं, मतलब इस ट्रॉफी का नाम जो हॉकी के क्षेत्र में चलती है, इसका नाम किसके नाम पर दिया गया है? आपके अजलान शाह जी के नाम पर इसका टूर्नामेंट का नाम रखा गया। तो इनका संबंध हो जाएगा आपके हॉकी से। तो यहां तक की बात आपको क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा अभी जो है अजलान शाह जो कप का आयोजन आपके हो रहा है वो होगा आपके 16 से 25 नवंबर 2022 को मलेशिया में स्थान पड़ता है इपोह मलेशिया के अंदर। हर साल इस टूर्नामेंट का आयोजन होता है, लेकिन आपके 2020 हो चाहे 2021 हो और अभी 22 आ गया है, यहाँ पे इसका आयोजन नहीं हुआ ड्यू टू कोविड-19। तो इसकी जो अभी तक की जो 2019 की लेटेस्ट विजेता है वो आपके दक्षिण कोरिया की टीम है, जिसने फाइनल में किसे हराया था? भारत को हराया था, और भारत क्या रही थी? उप विजेता यहाँ पर रही थी। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सुल्तान अजलान शाह का संबंध हॉकी टूर्नामेंट से पता होना चाहिए। मेंस इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। अंतिम सवाल देख लेते हैं। देश का डिजिटल म्यूजियम कहां पर खोला जा रहा है? ए विधानसभा जयपुर, बी जंतर मंतर जयपुर, सी अल्बर्ट हॉल जयपुर एंड डी इज द सिटी पार्क जयपुर। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूं। देश का डिजिटल म्यूजियम खोला जा रहा है। देखो आपने अभी तक म्यूजियम देखे होंगे, सिटी पार्क वगैरह, आपने म्यूजियम इससे पहले भी देखे होंगे जहां पर पुरानी चीजों को संरक्षित रखा जाता है, सिटी पैलेस वगैरह में। लेकिन डिजिटल म्यूजियम, ठीक है, डिजिटल जहां पे सारी चीजें आपके क्या होंगी? डिजिटल फॉर्मेट में होंगी, वो कहां पर किया जा रहा है? विधानसभा जयपुर के अंदर। आपके ये विधानसभा है आपके जयपुर की, और यहाँ पर देखिए इस तरह से आपके डिजिटल फॉर्मेट्स में सारी सूचनाओं को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो डिजिटल म्यूजियम आपके कहाँ पर बन रहा है? डिजिटल म्यूजियम आपके बेसिकली राजस्थान विधानसभा के अंदर बन रहा है। ठीक है, ये आपके इन क्वेश्चंस की आंसर शीट है। तो देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़ने के लिए। इस सेशन में हमारी इंपॉर्टेंट बात क्या है? एमसीक्यू के साथ में आपको मैं यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। उस एक्सप्लेनेशन से आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको चीज़ें रिकॉल होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अभ्युदय इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ आपको अभ्युदय इसके चैनल पर, इसके साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल शुभम शर्मा RPSC/RAS, यहाँ पर आपको पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। और इसी प्रकार आप इस चैनल से जुड़िए और बहुत ही अच्छा कंटेंट, आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। रेगुलर आप ये रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।